जय हिंद एवरीवन। तो बच्चे कैसे हैं सब लोग? स्टूडेंट्स, आपका एनडीए 2 2024 1 सितंबर को हुआ था और उसके बाद लगभग एक हफ्ते का जो पीरियड था वो भी बीत चुका है। और अब जो भी बच्चा एनडीए 1 2025 को टारगेट कर रहा है, उम्मीद करते हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और अगर नहीं शुरू करी है तो मैं बोलूंगा कि अभी से शुरू कर दीजिए। लेकिन बच्चे, जब भी हम किसी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, प्रिपरेशन छोड़िए, कोई भी काम है, कहीं जाना भी है, तो हम हमेशा कुछ प्लानिंग जरूर करते हैं कि जहां पर भी हमें पहुंचना है वहां पर कैसे पहुंचना है, क्या चीजें, जैसे कहीं पे जाना भी है, ट्रैवल भी करना है, तो भी हम प्लानिंग करके जाते हैं। वैसे ही बच्चे, अगर हम बात करें हमारे एनडीए के एग्जाम की या सीडीएस के भी एग्जाम की, तो इसके लिए भी हमें पहुंचना है। कहां पहुंचना है? तो बच्चे 13 अप्रैल 2025 को एक तो पेपर देने जाना है, उसके बाद एसएसबी होगा, फिर आपका जो है मेडिकल होगा, फिर आप पहुंचेंगे खड़कवासला। तो वहां पर पहुंचने की जो जर्नी है उसको भी तो प्लान आउट करना पड़ेगा। तो बच्चे, इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आज जो है मैं वैसी ही एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर हम साइंस को कैसे टैकल करेंगे हमारे आने वाले एनडीए एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि साइंस बच्चे जीएटी का 1/3 आती है, मतलब 200 मार्क्स की साइंस आती है। और ये 200 मार्क्स काफी बड़ा डिटर्मिनेंट बन जाते हैं आपकी रिटन की सिलेक्शन के अंदर। और रिटन की नहीं, पूरे के पूरे एनडीए की सिलेक्शन के अंदर। क्योंकि अगर आप रिटन में अच्छा स्कोर करेंगे, एसएसबी लाएंगे, तो जाके आप वो 400 जो बच्चे हैं, जो 400 का पार करना है आपको, वहां पे जाकर आप पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए बच्चे, स्ट्रैटेजीज बनाना, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनाना, इवन एग्जाम को टैकल कैसे करना है, वो सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, 10 स्टेप जो है फॉर प्रेपरेशन ऑफ एनडीए एंड डिफेंस एग्जाम्स। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो भी देख लीजिए। आज जो हमारा प्रॉपर ये जो सेशन है वो हमारा टारगेटेड होगा किसके लिए? फॉर योर एनडीए साइंस प्रिपरेशन। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो बच्चे देखिए, अब सबसे पहले चीज अगर हम बात करें, जब भी हम एनडीए की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बहुत एनर्जी होती है ना, कि सर हम एनडीए निकालेंगे, हम तो सर डिफेंस में ही जाना है, हमने तो एनडीए ही करना है, करके रहेंगे, है ना। कुछ ऐसी एनर्जी होती है, कोई पूछ भी ले कि भाई कर लेगा, कहते हम तो उड़ा देंगे एनडीए, है ना। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं प्रिपरेशन के दौरान। पहली चीज तो प्लानिंग ही नहीं करते, दूसरा टाइम पे स्टार्ट नहीं करते। तुम में से कई लोग, आज देखो सितंबर है, अभी मैं अभी बोल रहा हूं, कई लोग किस दिन जागेंगे? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भर दिया जाएगा, फिर जागेंगे कि सर बताओ कैसे करना है। बोर्ड्स के पेपर आ जाएंगे बीच में, वहां पे भी बच्चे करे सर क्या करें क्या करें। तो भाई अभी जो टाइम पे स्टार्ट करना, पूरी प्लानिंग के साथ स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, ताकि लास्ट में ये सिचुएशन ना आए, है ना, कि लास्ट में भगवान बस सर कट ऑफ निकल जाए और कुछ ना हो, है ना, कट ऑफ निकल जाए हमारा, बस यही काफी है। तो बच्चे, कट ऑफ निकलने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो उसी के ऊपर आज बात करेंगे कि साइंस कैसे हेल्प करेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले देखिए, आपका एग्जाम की बात करें तो हमारे उस दिन 2 एग्जाम होंगे 13 अप्रैल 2025 को। पहला एग्जाम मैथमेटिक्स का होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम 2.5 घंटे का रहेगा, 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 300 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें से, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अब बच्चे, सबसे पहली हर्डल तो यही रहती है। तो बच्चे, आपको मैथ में अच्छा टारगेट प्लान करना है। टारगेट जरूर डिसाइड करिए कि कितना स्कोर करना चाहते हैं। कम से कम आपको 450 480 का एम बनाना पड़ेगा, और उस एम को इन 2 एग्जाम के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा कि मेरे को मैथ में 150 या 180 लाने हैं, बाकी के 300 में जनरल एबिलिटी गैट में लेके आऊंगा। वो कैसे लेके आऊंगा? मैं इंग्लिश में 200 की आती है, इंग्लिश में 100 तो निकाल लूंगा, साइंस में निकालूंगा, बाकी इसमें निकालूंगा। तो प्लान करना पड़ेगा, प्लान आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सीधी सी स्कीम है एग्जाम की, कुछ ज्यादा मुश्किल ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। आपको अच्छे मार्क्स, कुछ सिलेक्टिव एरियाज में जरूर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कर लेंगे सो यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन द एग्जाम। तो 200 मार्क्स की साइंस आनी है। तो अगर आप एक अच्छी सी अभी से प्लानिंग करके प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो इस 200 में से 150 तो आराम से ला सकते हैं। ये मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप कुछ चीजों को अच्छे से फॉलो करें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, तो ला सकते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि 200 में से 100 मार्क्स की तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जानी है, और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आती नहीं है, वो सीधी सीधी सी आती है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। इवन फिजिक्स में भी ठीक ठीक क्वेश्चन आते हैं,
तो मतलब इजी टू मॉडरेट जाता है। कई बार दिल उनका घूमता है ना, दिल ही घूमता बोलूंगा, दिमाग घूमता है मतलब, तो वो क्या करते हैं, थोड़े से मुश्किल पेपर आता है बट इट्स मैनेजेबल। तो 150 मतलब टारगेट अगर हम अच्छा रखेंगे तभी तो जाके परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। अगर हम लाले पड़े रहेंगे कि सर बस क्या होगा सर सर, तो उससे नहीं होगा। तो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब टारगेट डिसाइडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइंस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब साइंस के लिए तो बच्चे भाई सबसे पहली चीज हमें करना है बिलीव इन योर सेल्फ, और फिर स्टार्ट करना है। पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, मेंटली प्रिपरेशन करो कि भाई मुश्किल है, नहीं है आसान पेपर। अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, ये सुनो, अगर ये एग्जाम आसान होता तो कोई ना कोई तो कर ही लेता ना, सभी निकाल देते। क्यों 400 का ही हो रहा है? एक तो सिलेक्शन रेशियो देखो। यस, तो बच्चे इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीव इन योर सेल्फ कि भाई करेंगे। ओके, अब बात करते हैं साइंस की। तो मैंने बोला 50 क्वेश्चन का जो है साइंस आता है। अब 50 क्वेश्चन में से 20 to 25 फिजिक्स रहता है, 13 to 17 केमिस्ट्री और 6 से 8 बायोलॉजी रहता है। वेरी करता रहता है। जैसे इस बार का पेपर जो हुआ था 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में से आए हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 14 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आए हैं, 11 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आए हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। अब देखो 25, ये वाले 25 में तो मैक्सिमम मतलब 25 लाना इजी है। इट इज, ये बच्चे केमिस्ट्री का एक तो नाम ही डरावना होता है बच्चों के लिए, बच्चे ला सकते हैं, बहुत मुश्किल केमिस्ट्री नहीं आएगी, बहुत मुश्किल बायोलॉजी नहीं आएगी। फिजिक्स में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब दिमाग लगाए बिना तो भाई क्या ही होगा, है ना, अगर हम दिमाग नहीं लगा पा रहे। बोल तो एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट है एक ऑफिसर की भी। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 50 क्वेश्चन कहां से कवर करने हैं, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस के से रिलेटेड बहुत सारी मिस गाइडेंस है, पूरे के पूरे आपको मिल जाएगी, है ना। कोई कह रहा है ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बच्चे मिस गाइडेड रहते हैं। कई बच्चे तो यही समझते हैं कि सर शायद 10th क्लास की ही साइंस आती है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई बायोलॉजी जो है आपकी, अगर आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लो, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो लखमीर सिंह पढ़ सकते हो, ठीक है, लखमीर सिंह, मंजीत कौर, एलएम पढ़ सकते हो, वो काफी अच्छी डिटेल में है। तो एलएम पढ़ ली तो वैसे ही हो जाना है, सारा कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी सेम फंडा है, 9th और 10th एनसीईआरटी, इसके लिए आप साथ में एलएम ये कर लो। अब ये तो करनी है, इससे हो जाएंगे, बन जाएंगे काफी क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की बात करूं, 11th की फॉर केमिस्ट्री, तो इसका जो है चैप्टर जो है, मतलब आपको फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर लिख देता हूं मैं, जो चैप्टर आपको कवर करने ही करने, फर्स्ट चैप्टर कवर करना है, सेकंड कवर करना है, थर्ड कवर करना है, फोर्थ कवर करना है, और तुम्हारा जो है बस ये फिफ्थ थोड़ा सा कर लेना, ज्यादा मुश्किल वो बायो फिजिक्स में भी हो जाता है, तो उसको कोई इश्यू नहीं है। तो पहले 4 ये चैप्टर तो कवर करने, ये करना है। फिर आपका एक हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, वो कर लेना। 11th की केमिस्ट्री ज्यादा मतलब वहां से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, मतलब वो कर लोगे तो ये वाली भी कवर हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। यस, वही बात करें फिजिक्स की। अब फिजिक्स है थोड़ी सी डिफरेंट सिनेरियो इसका, इसके लिए आपको 9th 10th की एनसीईआरटी तो निकालनी ही निकालनी है, इसमें 11th 12th भी कवर करना है, और ये कंप्लीट कवर है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ना है, कंप्लीट कवर करना पड़ेगा आपको। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट के बेसिक पता होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक फंडेस क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसके अंदर। वही बात करें जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो अच्छे से कवर करना है, बाकी चैप्टर अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी अच्छे से कवर करने जरूरी है, कुछ कुछ चैप्टर है जिसमें बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है। अगर आप एनरोल होते हैं हमारे जो है बैचेस के अंदर, तो वहां पर हमने डिजाइन ही ऐसे किया है कि आपको जो है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं सर क्या ही पढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत ही इजी वे में आप सारा कुछ समझ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बच्चे, तो नेक्स्ट हमारे पास अब बात करते हैं कि सर ये तो पता चल गया कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है ना, कहाँ से कवर कर सकते हैं, करना क्या क्या है, सिलेबस क्या है ना। तो सिलेबस की बात करें बच्चे, तो ये एनसीईआरटी सॉरी अपना यूपीएससी का नोटिफिकेशन है जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन इन टॉपिक्स को अगर आप सीधा पढ़ने जाओगे तो आपको ऐसे थोड़ा सा होच पोच हो जाएगा कि कौन सी टॉपिक कौन से चैप्टर में है, क्या करना है। तो मैंने चैप्टर वाइज चीजों को डिवाइड किया है, ठीक है, उसको समझते हैं। मतलब
कुछ टॉपिक वाइज। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में बच्चे दो क्लास की फिजिक्स में डिवाइड किया है मैंने, 11th क्लास, 12th क्लास। अब 11th क्लास में ये चार मेन टॉपिक्स या बोलेंगे चार मेन टॉपिक्स हैं। इसमें जो मैकेनिक्स है ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी 25 में से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत है ना। जैसे एक चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स का है, काइनेमेटिक्स से इस बार 4-5 सवाल बने पड़े थे। दूसरा लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से 2-3 तो आने ही आने हैं। इसके अलावा वर्क, एनर्जी, पावर का चैप्टर है, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ग्रेविटेशन, ये इसका हिस्सा है। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मतलब 8-10 तो मान के चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वही बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला जो टॉपिक है, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला टॉपिक हो गया। इसके अलावा जो है आपका विस्कोसिटी वाला, फ्लूइड्स वाला जो टॉपिक है, विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड्स आप गिन लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बर्नौलीज, और तुम्हारा पास्कल लॉ, तुम्हारा जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो सब इसमें आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज की स्टडी है। फिर आ जाता है बच्चे थर्मल प्रॉपर्टीज का चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज। ये जो मैं चैप्टर लिख रहा हूं ना, आपको एनसीईआरटी में एज ए नेम मिल जाएंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, यहां से भी सवाल बनता है। ओके, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो इंपॉर्टेंट, वो है इसका पार्ट। फिर आ जाता है ओसिलेशन एंड वेव्स, ओसिलेशन नाम से अलग चैप्टर मिल जाएगा, वेव्स नाम से अलग चैप्टर मिल जाएगा। तो ये सारा फिजिक्स का सिलेबस है 11th क्लास का, ठीक है। अब बात करते हैं 12th क्लास का सिलेबस हमारे पास क्या आता है। तो 12th का सिलेबस जो है बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें सीधा सीधा सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आपको मिलते हैं एनसीईआरटी के अंदर। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से ही मिलता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस के नाम से चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इस नाम से आपको चैप्टर मिलेगा। एक चैप्टर मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, इस नाम से मिलेगा। अब ये काफी बड़े यूनिट्स हैं, ठीक है, काफी बड़े यूनिट्स हैं। अब ये अगर आप 12th क्लास में है, आप में से जो पीसीएम वाला बच्चा है वो तो पढ़ ही रहा होगा, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, रिवाइज कर लो अच्छे से। नहीं कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, जो बच्चे कई होते हैं ना कि पीसीएम सर मैं 12th पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं एनडीए पे फोकस कर रहा हूँ। अरे भाई 12th का अभी तो आना है, एनडीए में आएगा कि नहीं आएगा, तो उस पर फोकस करोगे तो आसान हो जाएगा ना चीजें। तो मैनेज करना सीखो, छोड़ना नहीं सीखना है, मैनेज करना सीखना है, उसको यूटिलाइज करना सीखना है। ओके, वही बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन काफी बनता है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ पे 2 चैप्टर हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, ये वाले से क्वेश्चन आएगा। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पूरा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, मतलब ऑप्टिक्स में आपको जो पढ़ना है वो रे ऑप्टिक्स पढ़नी है। वेव से क्वेश्चन नहीं आता है, अब बहुत मतलब एक आधा क्वेश्चन बेसिक पे आता है, बहुत ज्यादा आता नहीं है। रेव्स पे, रे ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा एक ईएम वेव्स का चैप्टर है, इसको बेसिक्स कवर करने हैं, आपको सारा वो डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे बेसिक्स से अच्छे से कवर करना है, तो सारी फिजिक्स आपकी आराम से बन जाएगी, ठीक है, गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, तो ये तो हो गया फिजिक्स, फिजिक्स का सिलेबस है। अब केमिस्ट्री की बात करें, हाँ ये देखो मैंने सेग्रीगेशन भी किया हुआ है कि किस बार कितना क्वेश्चन आया है, 2023 तक का ये सेग्रीगेशन है, अपने आप देख सकते हो। मैकेनिक्स से काफी क्वेश्चन आता है और अब तो बढ़ रहा है, अभी मैं 2 साल का और जो 3 एग्जाम और हो चुके हैं उनका डेटा भी शेयर करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है उसमें बड़ा चंक आ रहा है, और इस बार फिर से 12 क्वेश्चन आ गए, तो दैट्स व्हाई मैकेनिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी चैप्टर्स हैं लेकिन ईजी है, समझ आ जाएगा। तो वैसे तो अभी देखो, अभी ये नहीं बोलूंगा कि ये कम इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन डाल सकता है, उनकी मर्जी है, तो इसलिए सभी को एक मान के, इक्वल मान के चलो। और अभी दिसंबर तक एक ही काम करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बिना कोई चीज छोड़े, सिलेक्टिव नहीं होना है। आप तैयारी करने आए हो, खाना खाने नहीं आए हो कि ये सब्जी मेरे को अच्छी नहीं लग रही, ये मैं नहीं खाऊंगा, है ना यार, ये स्वाद नहीं है, इसको छोड़ देते हैं।
स्वाद लेने नहीं बैठे, तैयारी करने बैठे हो और आपको पता है कि सबसे आएगा पेपर, अभी उस पे ध्यान दो। तोरी हो, टिंडा हो, कद्दू हो, शाही पनीर हो, कुछ भी हो, एक सब खाना है, उसको खाना है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपको बिल्ड करने हैं, अभी सीखने पे फोकस करो, पढ़ने पे फोकस करो। सिलेक्टिव तो बाद में होते रहना ना, रिवीजन के टाइम पे भाई इस पे ज्यादा मेहनत करनी, इस पे कम करनी, अभी नहीं, अभी सबको टाइम देना है। सेम फंडा सब सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है। ओके, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री भी आपको ऐसे मिलती है। इसका अगर हम बात करते हैं टॉपिक वाइज, तो 8 टॉपिक्स में मैंने इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। सीधे सीधे टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये आपको मिल जाएगा 11th क्लास की एनसीईआरटी में। 11th क्लास वाली एनसीईआरटी से पढ़ना, और उसमें जो है डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, उसमें जाना है, कहीं कहीं जगह पे डिटेल में जाना है, कहीं कहीं जगह पे नहीं आना। मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट छोड़ देना, इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं कवर करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट से कुछ नहीं आएगा, ज्यादा कुछ आएगा नहीं, न्यूमेरिकल नहीं कवर करना किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट पढ़ना है 11th क्लास वाला। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तुम्हारा एनडीए में जो रुक जाए अगर तुमने 11वीं क्लास से पढ़ लिया इसको। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वाला टॉपिक तो आप 9th 10th से ही कवर कर लेना, मेनली 10th क्लास में है, ये 10th क्लास से कवर हो जाएगा अच्छे से। कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये आपका 10th क्लास से काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। नहीं तो हाइड्रोकार्बन का बेसिक पढ़ना है 11th में, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, वहां से कवर हो जाएगा। ओके, ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मैटर है, मैटर का टॉपिक तुम्हें 9th क्लास में मिल जाएगा। इसके लिए मैं बोलूंगा आप लखमीर सिंह कर लो। वैसे तो मैं सारे के लिए बोल रहा हूं कि 9 10 की लखमीर सिंह केमिस्ट्री और बायो के लिए तो कर लेना, फिजिक्स के लिए चाहे रहने देना, क्योंकि फिजिक्स के लिए तुम्हें 11 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे ज्यादा डिटेल में नहीं है 9 10 की फिजिक्स लखमीर सिंह में, उससे ज्यादा डिटेल में तो एनसीईआरटी में निपटा लोगे, लेकिन केमिस्ट्री और बायो के लिए जरूर कर लेना, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, पढ़ लो। केमिकल रिएक्शन 10th क्लास, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, बहुत है, बढ़िया दिया हुआ है। ओके, एसिड बेसिस सॉल्ट, ये भी 10th क्लास बोलूंगा मैं, और इसको भी थोड़ा सा लखमीर सिंह से निपटा लेना। केमिकल लॉस, ये मैं बोलूंगा 11th क्लास की एनसीईआरटी से कवर नहीं करना है, 11th क्लास की एनसीईआरटी वाला चैप्टर, पहला चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ लो, सब हो जाना है, उसी से न्यूमेरिकल निकलने हैं तुम्हारे, नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट सबका सब। ओके, ये रहेगा। अब बात करते हैं, ये भी सेग्रीगेशन किया हुआ है, देख लेना, पर अभी तो मैं वही मान के चल रहा हूँ, सारी सब्जियां एक बराबर है, सारे खाने एक बराबर हैं, सारे टॉपिक एक बराबर है, कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही से बनेगा। ओके, तीसरी आते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में काफी चैप्टर्स, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अब बायोलॉजी के लिए आपको 11th 12th से कुछ नहीं कवर करना, जो भी कवर करना है 9 10th लखमीर सिंह उठा लो, जाए सारा निपट जाएगा। तो सेल एंड स्ट्रक्चर, एनिमल प्लांट टिश्यू, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट, मतलब हो जाएगा, आराम से मेहनत करोगे, आराम से तैयारी हो जाएगी। ओके, अब बुक्स मैंने पहले ही बता दी हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है, एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। इसके साथ मैंने जो 11th फिजिक्स के लिए आपकी ये सारी बुक्स रहेंगी, 9 10th 12th 11th। केमिस्ट्री में बेसिक्स कवर करने हैं, केमिस्ट्री में क्या करना है, बेसिक्स, 11 12 से बेसिक्स कवर करने हैं, 9 10th पूरी निपटानी, ठीक है ना। 11th मैंने बता ही दिया है, 11th वाले चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th वाले में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है जहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, नहीं है, सीधी सी बात है, एनडीए के लिए तो नहीं है। ओके, और बायोलॉजी के लिए 9 10th इनफ हो जाएगा। अब बच्चे, अब ये काम कब तक करना है, तो एक अपना रूटीन बनाओ, ठीक है ना, फिर इस पे रूटीन बनाओ। रूटीन का मतलब क्या है कि एक तो टाइम मैनेज करना सीखो, टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है, आपको 12th भी पढ़नी है, अगर आप 12th है ना, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको जो है नोट्स भी बनाने हैं, तो 24 घंटे ही है। तुम्हारे पास भी 24 होंगे, जिसका सिलेक्शन होगा उसके पास भी 24 रहेंगे, जिसका नहीं होगा उसके पास भी 24 रहेंगे। वो मैनेज कैसे करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एनडीए 1 2025 स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th क्लास में होते हैं, क्योंकि बोर्ड्स भी देने हैं। तो मान के चलिए अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाइए कि दिसंबर तक फ्री हो जाओ, नोट्स का झंझट खत्म हो, टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बोर्ड्स होंगे, जनवरी में शुरू हो जाएंगे, भले जनवरी में तुम चिल्लाना शुरू कर दोगे ना, बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स का पेपर दोगे, फिर बोर्ड्स के पेपर दिए, मार्च तक प्रैक्टिकल भी चलेंगे, मिड मार्च तक फ्री हो गए, फिर एकदम से अब क्या करें,
तो अगर तुमने दिसंबर तक सब कुछ निपटा लिया, इधर नोटिफिकेशन आया, इधर तुम्हारा चैप्टर खत्म, सब कुछ खत्म, अच्छे से फ्री हो चुके हो, 4 महीने हैं भाई अभी भी, मेहनत कर लो। यही की चीज बोलूंगा, मेहनत कर लो। जो मेहनत अब करोगे ना उसका फल तुम्हें मिलेगा अप्रैल में, लिख के ले लो। बाद में नहीं हो पानी, टाइम ही नहीं मिलेगा, तो फिर बाद में चुपचाप रिवीजन करना है। वो 1 महीना जो है वो रिवीजन पे देना है, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करनी है, तो नोट्स आपके बने होंगे, है ना। तो नोट्स जो है आपने बनाए होंगे, क्लास नोट्स होंगे, या अगर आप कोर्स में आएंगे तो वहां पे नोट्स मैं बनवाऊंगा तुमसे, तुम्हें वो बनाने हैं। साथ में एनसीईआरटीज भी पढ़ो, साथ में बुक्स जो मैंने बोली है वो पढ़िए, डेफिनेटली इससे बाहर नहीं निकलेगा पेपर, ठीक है। नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन के लिए 2 ही काम करने हैं, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, यही चलेगा। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो इसकी प्रैक्टिस में बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी बोलूंगा, अभी आप जो जो टॉपिक कवर कर रहे हो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ कवर जरूर करते जाइए। कुछ 10-20 लगा लो, 20-20, 30-30 क्वेश्चन कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। मैथ में भी कर सकते हो, टारगेट लेके चलोगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठाना है कि भाई 30 क्वेश्चन करेंगे तभी सोऊंगा मैं, भूल जाओ अभी 7 महीने के लिए कोई वर्ल्ड कप है, कुछ भी नहीं है। अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। दैट यू नीड टू डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे अगर आपको देखो, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है एक एस्पिरेंट के पास, वो है वही टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, डिसिप्लिन नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब कैसे करा जाए, इसका इलाज क्या है सर, हो ही जाते हैं, लूज हो जाते हैं कि चल कल कर लेंगे। अगर आपको पता हो कि भाई करना है या भाई क्लास है तो आप आ जाते हो। तो इसीलिए बच्चे आपके लिए जो है अनअकैडमी नया बैच लॉन्च कर रहा है 14 सितंबर से। तो इस बैच का नाम है विजय बैच, जो एनडीए 1 2020 और एनडीए 2 2025 दोनों के लिए प्रिपेयर कराएगा, जिसमें आपको 200+ लाइव क्लासेस मिलेंगी इंडिया के टॉप एजुकेटर से, साथ में मिलेगा स्टडी मटेरियल, ओके, और मिलेगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइडेंस। ऐसे टीचर्स, ऐसे फैकल्टीज जो आपको पल पल पे गाइडेंस के साथ साथ मोटिवेशन देंगे, ताकि आप अपना लेवल बना के रखें। जो ऐसा ग्राफ होता है, तैयारी का ग्राफ पता कैसा होता है, ये आज मैं बच्चों को समझा रहा था कि टाइम होता है, स्टार्ट जब करते हैं तो बहुत एनर्जी होती है, हम एनडीए 4 डालेंगे, ये एनडीए है, ठीक है। तो लोग, बच्चों को लगता है कि ऐसे फोड़ेंगे, ऐसे नहीं फूटता, ऐसे जाता है, थोड़ी सी एनर्जी कम होती है, फिर बाउंस बैक होना आता है, ऐसे ऐसे ये वेव बनती रहती है, ये बस एंड तक पहुंचना होता है। ये जो बार बार अप एंड डाउन आता है ना, इसको उठाने में मदद करते हैं आपके सारे टीचर्स, वो करते हैं आपको गाइड, आपको पल पल पे बताएंगे कैसे क्या चीज आप कर सकते हो, ताकि आप गाइड प्रिपेयर कर पाए अच्छे से। सिमिलर बच्चे फंडा हर एक एग्जाम के लिए ऐसा है। तो अगर आप एनडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो लक्ष्य बैच सेम आपका 14 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, उसमें भी आपको 200+ लाइव क्लासेस, सब कुछ सेम मिलेगा, बस वो सीडीएस के लिए रहेगा आपका। और बच्चे अगर आप इन बैचेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको अभी नया एक ऑफर जो है मिल रहा है, दैट इज फ्लैट 50% डिस्काउंट हमारे सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के ऊपर, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SING01। तो ये जो कोड है ये आपको यूज करना है SING01, तो आपको ये वाला जो ऑफर है वो मिल जाएगा, जिससे आप अपना मतलब आराम से इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे मनी इंपॉर्टेंट होता है जहां पे टाइम की वैल्यू कम होती है, पर टाइम की वैल्यू हमेशा ही सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसीलिए तुम्हारे केस में प्रेपरेशन करनी है तो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी प्रीशियस। आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, दैट्स वाई सही समय पे शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप करना चाहते हैं तो ऑफर आपके पास है, गाइडेंस आपके पास है, फैकल्टीज आपके पास आ सकते हैं, कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चे शुरू हो जाइए अपनी इस तैयारी के लिए हमारे साथ। और बच्चे इसके अलावा अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको डाउट्स हैं, तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हुए हैं, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे बस एक ही चीज बोलूंगा, वही मैं फिर से बोलता हूँ, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, इस सब्सक्रिप्शन को, तो इस पे 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, प्लस का सब्सक्रिप्शन है और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 24 मंथ का है, 12 मंथ का है
और 6 मंथ का है, ठीक है। 12 जो आपका ये प्राइजेज आपके सामने ही है। एनडीए का सब्सक्रिप्शन 4750 का है, मतलब ये आपको आप देख लेना, ये पुराना है, इसको एक बार ही देख लेना, तुम्हें फ्लैट को प्रॉपर मिल जाएगा, प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा जब भी आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आइकॉनिक थोड़ा सा आपका कॉस्टली पड़ता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें शायद बुक्स आपकी इंक्लूडेड होती है, आप देख लेना, आपको पता है, ठीक है, वो वाला। तो अभी जो है फ्लैट 12 सितंबर तक फ्लैट 50% डिस्काउंट जो है वो आपको मिल रहा है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर आप सीडीएस का लेना चाहते हैं तो सीडीएस में भी आपके पास वही 2 ऑप्शन आती हैं, आइकॉनिक और प्लस, जो आप इनको बाय कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर, ऐप पर जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो बच्चे बस अब जो है एक ही काम करना है, शुरुआत करनी है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एक्चुअली प्रिपरेशन का सबसे डिफिकल्ट हिस्सा शुरुआत ही है। शुरुआत में बहुत हिम्मत चाहिए शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करने के लिए हिम्मत जुटाइए, लग जाओ, पढ़ने लग जाओ प्लीज, जैसे मर्जी पढ़ना है, शुरू हो जाओ। अगर सच में ऑफिसर बनना चाहते हो तो बच्चे शुरू हो जाओ, समय पे शुरुआत कर लो और उसके बाद लगे रहो। जब होता है ना कि खत्म हो जाएगा ना, जब तब आराम करना है, ओके। सो दैट इज माय एडवाइस टू यू। इसका आप एक जीता जाता एग्जांपल है माइकल फेल्प्स, ठीक है, नाम सुना होगा माइकल फेल्प्स। तो वो एक स्विमर थे जिन्होंने ओलंपिक में बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने का, एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने का उनके पास वो है, रिकॉर्ड है, ठीक है। क्या उन्होंने, वो क्या कहते हैं कि वह 6 साल बिना कोई चीज सोचे सिर्फ एक ही काम करता था, स्विमिंग आराम, स्विमिंग आराम। मैंने कुछ और नहीं किया, एक दिन भी मिस नहीं किया और मुझे उसका रिजल्ट मिला। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हार्डवर्क अकेला नहीं है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। वो अगर आप करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड। सो दैट इज माय एडवाइस, शुरू हो जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। थैंक यू एवरीवन। तो जो भी बच्चा एनरोल होगा उसको हम हमारे कोर्स के अंदर मिलते हैं और अपनी तैयारी शुरू करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।